This program is sponsored by Van Ellie Jeans. नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राजधानी में धारा 144 लागू की गई है। कोरोना वायरस के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। शादी समारोह की अब यहां पर कमिश्नरेट से अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। शादी समारोह के आयोजन को लेकर कमिश्नरेट से अब अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नियमों के उल्लंघन करने पर बड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसी को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया। राजधानी में 144 धारा लागू कर दी गई है। और चलिए बात करेंगे मेरठ की। मेरठ में शादी समारोह में 100 लोगों से अधिक लोग बुलाने पर उनको महंगा पड़ गया है। आपको बता दें कि कोरोना के चलते सख्त नियम बनाए गए हैं और वहीं अनुमति से अधिक भीड़ जुटाने की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए यहां पर जो है संज्ञान लिया। साथ ही बैंक्वेट हॉल स्वामी और साथ ही दुल्हा दुल्हन के पिता पर भी महामारी की धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस के अनुसार मंडप के भीतर करीब 300 लोग शामिल थे। मेरठ में अब तक शादी समारोह में जुटने वाली भीड़ के खिलाफ ये पहला मुकदमा दर्ज किया गया और कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि महामारी अधिनियम के तहत ही मंडप स्वामी और साथ ही दुल्हा दुल्हन के पिता पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही होटल मालिक को भी नोटिस देकर होटल के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कल रात के समय चेकिंग के दौरान क्योंकि स्पष्ट आदेश हैं अब शासन के कि किसी भी शादी ब्याह में सभी लोगों को मिला के, चाहे वो बैंड हो कोई भी हो, सबको मिला के 100 से अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए। तो एक वहाँ पर चेकिंग के दौरान बैजल भवन में एक शादी हो रही थी। वहाँ पर लगभग 300 साढ़े 300 लोग के आसपास वहाँ पर मौजूद थे। तो जानकारी की गई तो उसमें बैजल भवन के जो मालिक हैं, जिनका वो गेस्ट हाउस है, इसके अलावा लड़की के पिता और लड़के के पिता दोनों के विरुद्ध, जिन्होंने ये गेस्ट हाउस बुक किया था, इन 3 लोग के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। क्योंकि किसी भी तरह से कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन नहीं किया गया और भारी संख्या में लोग थे, कम स्पेस में लोग थे, क्योंकि पूरा क्लोज्ड स्पेस है, बंद जगह थी। इस कारण से वहाँ मुकदमा दर्ज किया गया है। क्योंकि स्पष्ट गाइडलाइन है कि क्लोज्ड स्पेस होगा, अगर 100 का स्पेस है तो फिर 50 ही लोग वहाँ पर अंदर होंगे और खुले में 100 की गैदरिंग हो सकती है, लेकिन 100 से अधिक गैदरिंग किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती है। इस कारण से मुकदमा लिखा गया है और इसी तरह की कठोर कार्रवाई आगे भी की जाती रहेगी अगर लोग कोविड गाइडलाइन। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि अधिकारियों ने शहर की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर कदम उठाया, निरीक्षण किया। नगर आयुक्त की अगुवाई में अधिकारियों ने यहां पर ये निरीक्षण किया है और गंदगी और साथ ही बदइंतजामी को देखकर नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने यहां पर बड़ा कदम उठाया। रात 10 बजे से 12 बजे तक जोन 5 और साथ ही 8 के निरीक्षण में कई खामियां मिली हैं। सफाई निरीक्षक सुमित मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, क्योंकि यहां पर कई खामियां देखने को मिली, कई लापरवाही यहां पर साफ सफाई को लेकर देखी गई हैं। ये बड़ी कार्रवाई की गई। रात के वक्त 10 बजे से 12 बजे तक निरीक्षण किया गया। सफाई निरीक्षक सुमित मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, क्योंकि जिस तरह से लगातार साफ सफाई को लेकर प्रशासन सतर्क है और क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना भी फैल रहा है और उसी को लेकर भी साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर भी प्रशासन लगातार कदम उठा रहा है। और उसी के मद्देनजर नगर आयुक्त की अगुवाई में अधिकारियों ने निरीक्षण किया और जो है खामियां मिलने पर यह कार्रवाई की गई है।
और बरेली कोर्ट ने चाचा भतीजे के रिश्ते को कलंकित करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि यहां पर मामला देवरनिया थाना क्षेत्र के एक गांव का है। आपको बता दें कि एक शख्स ने अपने 3 साल के मासूम भतीजे के साथ कुकर्म किया और इस घटना को अंजाम दिया था। विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो कोर्ट के तृतीय अनिल कुमार सेठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है और साथ ही 40,000 रुपए का भी आर्थिक दंड भी लगाया। आपको बता दें कि इस पूरी घटना को यहां पर 2016 में अंजाम दिया गया था। इस तरह कोर्ट में ये मामला 4 साल से भी अधिक वक्त तक चलता रहा, जिसके बाद ये बड़ी सुनवाई हुई है और इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है और बड़ी आदेश दिया गया। जून 2016 की घटना है, 16 तारीख की रात्रि की, जिसमें बादी मुकदमा का भतीजा ही उसको पीड़िता को उठा के ले गया था। उसके साथ ये दुष्कर्म कारित किया था उसके साथ में। उसी संबंध में ये इसकी विशेष पैरवी करते हुए महिला सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत इसको वरीयता देते हुए इसको इस काल में तय कराया गया है। इसमें दोषी सुरेश को आजीवन सश्रम कारावास व 55,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। जून 2016 की घटना है, 16 तारीख की रात्रि की, जिसमें बादी मुकदमा का भतीजा ही उसको पीड़िता को उठा के ले गया था। उसके साथ ये दुष्कर्म कारित किया था उसके साथ में। उसी संबंध में ये इसकी विशेष पैरवी करते हुए महिला सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत इसको वरीयता देते हुए इसको इस काल में तय कराया गया है। इसमें दोषी सुरेश को आजीवन सश्रम कारावास व 55,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। जून 2000। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षा में एक केंद्र में 800 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल नहीं होंगे। ये भी बड़ा कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार कोरोना काल चल रहा है, उसी के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। कोरोना की रोकथाम और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा खास ध्यान। केंद्र पर 2 पाली में यहाँ पर 150 और साथ ही 800 परीक्षार्थी ही परीक्षा दे सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन परीक्षा केंद्र निर्धारण के जारी गाइडलाइन को जारी कर दिया है और केंद्र निर्धारण के लिए डीएम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी भी गठित की जाएगी, जो इस पूरी प्रक्रिया को देखेगी। केंद्र निर्धारण के लिए डीएम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम का गठन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यहां पर यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। यूपी बोर्ड परीक्षा में एक केंद्र में सिर्फ 800 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना काल के चलते और कोरोना की रोकथाम को लेकर ही यह कदम उठाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, जिसके चलते ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र पर 2 पाली में 150 और साथ ही 800 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल नहीं होंगे। और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी में प्रशासन ने भू माफिया पर कार्रवाई कर करोड़ों की जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। लोनी क्षेत्र के बदरपुर में लोनी एसडीएम खालिद अंजुम ने पुलिस बल के साथ भू माफियाओं के जरिए करोड़ों की जमीन को कब्जा मुक्त कराया और जमीन शत्रु संपत्ति जो कि बदरपुर गांव में थी, इस पर भू माफियाओं ने कब्जा कर दीवार खड़ी कर दी थी और इसकी सूचना पर प्रशासन को मिली थी, तो अभी दल बल के साथ जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया गया है। ये शत्रु संपत्ति है और माननीय शासन के आदेशों के क्रम में हमारे जनपद गाजियाबाद में जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि शत्रु संपत्तियों को चिन्हित करके और प्रशासन उस पर अपना पोजीशन ले रहा है। ये दिल्ली बॉर्डर से बिल्कुल सटी हुई भूमि है और ये बहुत वैल्यूबल लैंड है और लगभग 7.5 बीघा ये लैंड है और इसको कीमत इसकी 10-12 करोड़ के आसपास है। देखिए वो मकान इसमें नहीं है, ये 7.5 बीघा भूमि है जो चिन्हित कर ली गई है और इस भूमि के चारों तरफ पोजीशन लेकर के और बाउंड्री इसकी गिरा करके और सरकार ने अपना बोर्ड लगा दिया है। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। एक और एफआईआर दर्ज यहां पर विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे पर दर्ज की गई। दीप प्रकाश दुबे पर कृष्ण नगर थाने में दर्ज हुई है एफआईआर। दीप प्रकाश दुबे पर धोखाधड़ी
और तथ्य छिपाने के आरोप लगे हैं। एसआईटी की जांच रिपोर्ट ने दीप प्रकाश दुबे की यह पूरी जानकारी दी और कोर्ट में विकास दुबे पर दर्ज मुकदमों की नहीं दी थी जानकारी। विकास दुबे का भाई दीप प्रकाश दुबे भी फरार बताया जा रहा है। 25,000 का इनामी है दीप प्रकाश दुबे और एक और मुकदमा दर्ज किया गया। 25,000 का इनाम भी घोषित है। विकास दुबे का भाई दीप प्रकाश दुबे भी फरार चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर कदम उठाया गया दीप प्रकाश दुबे पर, कृष्ण नगर थाने क्षेत्र में यहाँ पर जो है ये पूरा मामला दर्ज हुआ है। दीप प्रकाश दुबे पर धोखाधड़ी और तथ्य छिपाने के भी आरोप लगे हैं। एसआईटी की जांच रिपोर्ट ने दीप प्रकाश दुबे की ये जानकारी दी और कोर्ट में विकास दुबे पर दर्ज मुकदमों की जानकारी नहीं दी थी। विकास दुबे का भाई दीप प्रकाश दुबे भी फरार चल रहा है। और गोंडा में आत्मनिर्भर भारत योजना से एक भयावह तस्वीर सामने आ रही है। मामला गोंडा जिले के नगरीय क्षेत्र का है। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ पाने के लिए एक निर्धन महिला अपने मासूम बच्चे को लेकर 1.5 महीने तक बैंक का चक्कर काटती रही, लेकिन रिश्वत ना दे पाने पर बैंक मैनेजर ने उसे योजना का लाभ नहीं दिया। बताया जा रहा है कि रीता नाम की महिला ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए का लोन पाने के लिए इंडियन बैंक में अप्लाई किया था और सभी प्रक्रियाएं भी पूरी होने के बाद भी बैंक मैनेजर 1.5 महीने तक महिला को दौड़ाते रहा, लेकिन उसके बावजूद उसने जो है लोन नहीं दिया। वहीं महिला का आरोप है कि उसके पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके चलते उसे अभी तक इस पूरी योजना का फायदा नहीं मिला। इसलिए चलती हूँ कि 10,000 मिल जाएगा जो सरकार ने नियम निकाला था, तो वो भी नहीं मिला। जब भी जाओ बैंक तब कहते हैं कि वो बंद है, नेटवर्क नहीं है, इसलिए हम 1.5 महीने से चक्कर लगाते हैं। एक महिला होकर और एक मासूम बच्चे को लेकर आप जाती हैं, किसी का दिल नहीं पसीजता है कि आप कितनी मुश्किल से आई होंगी? किसी का दिल नहीं पसीजता। क्या है, आपको अब तक कोई सरकारी लाभ मिला? जी कुछ नहीं मिला, सिर्फ राशन के सिवा और कोई लाभ नहीं। ना हमारे खेत है और ना घर है, तो वो भी टूटा फूटा है और चिंटू पाड़े प्रधान है, वो भी कुछ देते नहीं। तालाब में डूब मरेंगे बच्चे को लेकर, और क्या। क्यों डूब मरेंगे? अब खाने पीने का कुछ मिलेगा नहीं, और खाना पीना खेती बाड़ी कुछ है नहीं, और जो भी रहा तो वो भी लॉकडाउन करके सरकार ने सब ले। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि मलिन बस्तियों में कोरोना का ग्राफ 0 मिला है। मलिन बस्तियों में नहीं मिले एक भी कोरोना पॉजिटिव मामले। आपको बता दें कि नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों के लिए एक जांच शिविर का आयोजन किया था। शिविर में 7,000 लोगों की जांच की गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह से कोई भी कोरोना का मामला इस पूरी जांच प्रक्रिया में सामने नहीं आया। नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों के लिए ये जांच शिविर यहां पर लगाया था और आपको बता दें कि यहां पर काफ़ी संख्या में लोगों की जांच की गई। शिविर में 7,000 लोगों की कराई गई थी जांच, लेकिन कोई भी यहां पर कोरोना पॉजिटिव मामला नहीं मिला है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, मलिन बस्तियों में कोरोना का ग्राफ 0 मिला। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, मलिन बस्तियों में नहीं मिले एक भी कोरोना पॉजिटिव मामले को लेकर अब ये भी कहा जा रहा है कि अच्छी खबर है, क्योंकि इतनी बड़ी जांच मलिन बस्तियों में हुई। करीब 7,000 लोगों की कराई गई थी जांच, लेकिन एक भी मरीज कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। राहत भरी खबर मलिन बस्तियों से इस कोरोना काल में सामने आई है। जौनपुर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर एक और गैंगस्टर की करीब 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया और यह संपत्ति आरोपी के पिता के नाम पर दर्ज है। पुलिस के अनुसार ही पिंटू सिंह कुख्यात शराब तस्कर है और आपको बता दें कि यहां पर पुलिस अधीक्षक के भी जरिए गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त गैंग लीडर वीर बहादुर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई है और आरोपी वीर बहादुर सिंह सिर्फ पिंटू सिंह ने अपराध से अर्जित धनराशि से जमीन के चारों तरफ बाउंड्री वॉल भी करवा ली थी
और जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि उस संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। पुलिस अधीक्षक जौनपुर के कुशल नेतृत्व में माफिया अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत शराब माफिया वीर बहादुर सिंह उर्फ पिंटू, जो कि मूलतः महमूदपुर बड़ेरी थाना बरसठी जनपद जौनपुर का रहने वाला है, उसके विरुद्ध 15 अभियोग पंजीकृत हैं और मछली शहर पुलिस के द्वारा उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी। आज जिलाधिकारी जौनपुर के आदेश के क्रम में उसकी लगभग 1.5 करोड़ की संपत्ति जो उसने की अपराध से अर्जित किया था, उसको आज। और लखनऊ से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि KGMU के सेंटर फॉर ऑर्थोपेडिक्स सुपर स्पेशलिटी की रखी जाएगी आधारशिला। राहत भरी और अच्छी खबर, ब्राउन हॉल में आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना रखेंगे आधारशिला। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक और साथ ही चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह भी शामिल होंगे। स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग, पीडियाट्रिक, ऑर्थोपेडिक्स सहित अन्य विभागों की भी यहां पर दी जाएगी जगह। अच्छी और राहत खबर आप तक पहुंचा रही हैं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। KGMU के सेंटर फॉर ऑर्थोपेडिक्स सुपर स्पेशलिटी की रखी जाएगी आधारशिला। ब्राउन हॉल में आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना रखेंगे आधारशिला। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। कानपुर देहात जिले के शिविल थाना क्षेत्र में 10 दिन पहले हुई लड़की से छेड़छाड़ की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई है। और आपको बता दें कि पीड़ित परिवार अपनी लड़की को न्याय दिलाने के लिए थाने के चक्कर लगा रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। और पीड़ित परिवार ने थाना कोतवाली पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। दबंग आरोपियों की तरफ से पीड़ित लड़की को धमकी भी मिल रही है और साथ ही पीड़ित लड़की ने डर के कारण SP से न्याय की गुहार लगाई। SP का कहना है कि इस मामले की जानकारी पीड़ित ने दी है और घटना की जांच कर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर 10 दिन से पीड़िता का पूरा परिवार न्याय के लिए भटक रहा है और पुलिस केवल पीड़ित को यहां पर भरोसा दे रही है। हाँ चाची शाम कहीं तो का थी वो तीनों लोग बैठे ना, लाला राम आते, छोटू आते और का सुरेंद्र आते। तो जब हम गए लाइटिंग 5 बजे थे तो हमारे हाथ पकड़े। जब हाथ पकड़े तो हम छोड़ के उनसे भागे। जब उनसे भागे तो अपने घर पर आई, अपने भाई का बताई। तो भाई लोग उन पर जब गए तो वो लोग करते नहीं झगड़ा उन पर। अभी कहाँ रहे थे आप? आज SP ऑफिस से मिलने क्या कहा? ये कह रहे कि हाँ तुम्हारी सुनवाई हुई थी है। कितने बार थाने गए शिकायत करने? 2 बार। अभी तक कोई कार्रवाई थाने में नहीं हुई? कितने दिन से आप लोग भटक रहे हो? 10 दिन हो गए। देखिए, जैसा आपके प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है कि एक गंभीर आरोप लगाएं और लड़की के नाम भी नहीं बताएंगे आपको। इनका प्रार्थना पत्र मिला है और उसको उचित कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय ने थाना सिवनी को भेजा है और इसमें तथ्यों के आधार पर जो विधिक कार्रवाई है वो शीघ्र की जाएगी। और अभियुक्तों की जो सारी। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी देखी गई है। 35 जिलाधिकारियों को नोटिस दिया गया है। पराली जलाने के मामले पूर्वांचल में ज़्यादा सामने आए हैं। लखनऊ, कानपुर, मेरठ सहित 35 से भी यहाँ पर जवाब तलब किया गया। सैटेलाइट से ली गई पराली जलाने की तस्वीर और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। और जिस तरह से लगातार पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है, अब जवाब तलब किया गया है। लखनऊ, कानपुर, मेरठ सहित 35 से भी ज़्यादा यहाँ पर इस तरह के मामले सामने हैं और अब DM से यहाँ पर जवाब मांगा है कि आखिरकार इस तरह के मामले सामने क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की, उसके बावजूद भी इस तरह के मामलों में इजाफा हो रहा है।
और लखीमपुर खीरी में पुलिस अधीक्षक विजय ढुल ने यहाँ पर निर्देश पर ही एक अभियान चलाया जा रहा है। अवैध कामों को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इसी दौरान थाना मोहम्मदी पुलिस के जरिए रात में चेकिंग अभियान करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर आरोपी से चोरी की मोटरसाइकिल और साथ ही अवैध तमंचा सहित कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर 6 और भी मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। पुलिस अधीक्षक के जरिए गिरफ्तार करने वाली यहाँ पर पुलिस टीम के उत्साहवर्धन के लिए 5000 का नकद इनाम दिया गया। मोहम्मदी में एक मोटरसाइकिल चोर पकड़ा गया है, जिसके निशानदेही पे कुल 7 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। यह चोर पूर्व से वाहन चोरी के अपराधों में संलिप्त था और इसके जनपद में और जनपद सीतापुर में भी इसके ऊपर पूर्व से मुकदमे दर्ज हैं। इन सभी मोटरसाइकिलों का मिलान किया जा रहा है। इनमें से अब तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 मोटरसाइकिल हमारे जनपद से और बाकी मोटरसाइकिलें लखनऊ और सीतापुर जनपद से चुराई इनके द्वारा स्वीकार किया गया है। इसके बारे में गहन छानबीन की जा रही है। इससे कुछ और भी लाभप्रद सूचनाएं मिली हैं, जिससे इस प्रकार के चोरी की घटनाओं में संलिप्त अन्य अपराधियों के बारे में भी हमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। उनके बारे में भी आगे अग्रिम कार्रवाई क्राइम ब्रांच के। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि गंदगी अतिक्रमण पर एक कर्मचारी को बर्खास्त और साथ ही 2 को निलंबित किया गया है। 2 जोनल अधिकारियों को दिया गया है नोटिस। खाद्य निरीक्षकों सहित जोनल सैनिटरी अधिकारियों पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। नगर आयुक्त ने निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितता पर यह कार्रवाई की। गोलागंज वार्ड, कानपुर रोड और साथ ही आलमबाग क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर साफ सफाई को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। नगर आयुक्त ने निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितता पर यह कार्रवाई की। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।